स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में जो है एग्रीकल्चर का हम जो है लास्ट टॉपिक हम क्या सीखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए इम्पैक्ट ऑफ हमने दिया है ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, इसका मतलब एग्रीकल्चर पर ये ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है हम ये सीखेंगे। अब रही बात देखिए ग्लोबलाइजेशन का, कि आपका सवाल ये बनता होगा कि सर व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। आप समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब, अगर मान लीजिए पूरी वर्ल्ड है तो यहाँ पर ये कंट्री सभी कंट्री जो है, जितनी भी कंट्रियाँ हैं ये एक दूसरे में क्या हो रही हैं, सब एक दूसरे से जो है बिजनेस करती हैं, सभी एक दूसरे में ट्रेड करती हैं। तो सभी एक दूसरे से ट्रेड करती हैं तो इसका मतलब ये पूरी कंट्री क्या हो गई, एक हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन में एग्रीकल्चर का जो है क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का जो है ग्लोबलाइजेशन में एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है ग्लोबलाइजेशन इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिना। अगर आप कहा जाए तो यह ग्लोबलाइजेशन एक नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आप सिंधु सिविलाइजेशन को लीजिए, तो सिंधु सिविलाइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कहा गया कि मेसोपोटामिया से जो है मतलब ट्रेड होता था। और नेक्स्ट आ जाइए तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश जो है आए, तो ब्रिटिश भी आए, तो ब्रिटिश भी क्या करते थे, आपके यहाँ से जो है रॉ मटेरियल खरीद कर क्या करते थे। अब चल जाइए जैसे मैनचेस्टर है, तो वहाँ पर जो है जो न्यू इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा भी था तो वो इंडिया की वजह से लगा था। क्यों? चूँकि यहाँ पर जो है ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा एक चिप, आप कह सकते हैं कि चिप प्राइस पर जो है यहाँ से इन्हें रॉ मटेरियल मिल जाता था और अपने कंट्री में ले जाते थे और उसे मैन्युफैक्चर्ड करते थे। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या कर रही है, रॉ मटेरियल ले रही है, और रॉ मटेरियल लेने के उपरांत जो है क्या करती है, इस कंट्री में बेचती है, इस कंट्री में भी, इस कंट्री में भी, वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में वह बेचने शुरू कर देती है। तो यह एक मतलब कि क्या है, ग्लोबलाइजेशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन में हमारे लिए यह नया नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में भी हमने देखा कि हमारा जो दूसरे देशों से मतलब हमारा ट्रेड होता था, यहाँ तक कि ब्रिटेन वाले भी जो है ट्रेड होते थे। इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं हमारे बिहार में जो है चंपारण में क्या हुआ था, बिहार के चंपारण में क्या होता, रिवोल्यूशन हुआ था इसी को लेकर। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें ये शो करता है कि यह ग्लोबलाइजेशन, अर्थात इस ग्लोबलाइजेशन में इंडिया भी शामिल है, जो एक न्यू फिनोमिना नहीं है, यह बहुत ही पुराना है। ठीक है, अब आ जाइए, तो यह जब पुराना है, हम लोग पुराने समय से हम लोग इस मार्केट में अर्थात इस ग्लोबल में हम लोग ज्वाइन है, तो हम देखते हैं कि आज क्या चल रही है। तो आज देख सकते हैं कि कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, आज इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब कोई भी कंट्री हो, चाहे ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, या फिर भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ये सभी लोग जो है, ये वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइज्ड हो गया है। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा जो है जो भी चीज़ें हों तो मेरा इस कंट्री में सभी देशों में सबसे ज़्यादा सेल हो, ये चाहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सभी कंट्रियों में क्या हो गया, एक कंपटीशन की भाव आ गई है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रियों में अपना व्यापारिक समझौता करके अपना सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो एक मार्केट कंपटीशन बन गई है, लेकिन दुर्भाग्य से इस कंपटीशन में इंडिया फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इस मार्केट में कम्पीट करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं कम्पीट कर सकते हैं। अब सोचिए वो क्यों नहीं कम्पीट कर सकते हैं, जबकि आप कहते हैं कि हम सबसे आगे, फिर क्यों नहीं कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए हमने लिखा है इसलिए नहीं कम्पीट कर सकते हैं, हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप कंट्रीजों में जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर सबसे हाईली सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी देखिए सब्सिडी कैसे है। अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए अमेरिका क्या है, एक डेवलप कंट्री है, तो ये डेवलप कंट्री है, तो ये एग्रीकल्चर में क्या करता है कि कोई भी एक फार्मर अगर एक फार्मर जो है, ध्यान समझिएगा, कोई भी एक फार्मर का 100 रुपीज़, ठीक है, अगर 100 रुपीज़ उसका इन्वेस्टमेंट है, तो अमेरिका क्या करता है कि उस पर 50% क्या कर देता है, सब्सिडी दे देता है। 50% सब्सिडी दे दिया तो उस एक फार्मर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ अब वो कितना हो गया, तो पूरी जो है 50% अर्थात उसका 50 रुपये हुआ। ठीक है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट्स अगर किसी इंडियन का आप देखिएगा इंडिया का, तो इंडियन गवर्नमेंट्स क्या करती है कि अगर किसी फार्मर का पूरी तरह से डेवलप तो नहीं है जितना अमेरिका डेवलप है, तो ये जो है 100 रुपीज़ अगर किसी एक फार्मर का, ठीक है, एक फार्मर का इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें क्या करती है कि ये 20% सब्सिडी दे देती है। तो उस फार्मर का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 80।
तो आप समझ सकते हैं कि जब उस फार्मर का 80 हुआ तो अगर वह कहीं भी अगर इसको बेचना चाहेगा तो कितने में बेचेगा, 90 रुपीज़ में, 85 रुपीज़ में बेचेगा। जबकि वो अमेरिका वालों की लागत कितनी हो गई थी 50, तो 60 में भी बेचेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसकी खरीदारी होगी, तो सबसे ज़्यादा किसकी खरीदारी होगी, अमेरिका का। चूँकि एक डेवलप कंट्री है, उसने हाईली सब्सिडी दिया, इसके वजह से उसकी खरीदारी, इस वजह से किसी भी कंट्री में उसका जाएगा तो सबसे ज़्यादा सेल होगा, जबकि हमारा नहीं सेल हो पाएगा। ठीक है, चूँकि हम लोग के पास हाईली सब्सिडी नहीं है। तो यही हमने कहा कि इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू कम्पीट, एक सब्सिडी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह से अगर देख सकते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑन क्रॉसलैंड, और इस तरह स्थिति रही तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चर है क्रॉसलैंड, क्रॉसलैंड का मतलब एक जो चौराहा होता है उस पर आकर यह एग्रीकल्चर खड़ा हो जाती है। ठीक है, अब चौराहा पर क्यों, अब क्या करें, क्यों, चूँकि इंडियन पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि इनकम क्या हो रहा है, देख सकते हैं हमने डाउन दिया है कि इनकम गिर रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, और लैंड साइज तो हमारा लिमिट है। लेकिन आप सोचिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लैंड साइज अगर लिमिट है तो लैंड साइज पर क्या होगा, अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो आप भी सोचिएगा कि घर बने, रोड बने, मतलब कि ये सारी चीज़ें, रोड, बिजली, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आप, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड साइज आपके पास लिमिट है, लेकिन उसी लैंड साइज पर आपका और भी जो है रिसोर्सेस है उस पर आप यूज करने लग रहे हैं, तो लैंड साइज क्या हो गया, घट गया, और इधर इनकम भी क्या हो गया, घट गया। तो अब इनकम घट गया, क्यों, चूँकि हम तो कम्पीट नहीं ना कर पा रहे हैं। तो देखिए ये घट गया, तो घटने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग के साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी प्रॉब्लम के देखिएगा, प्रॉब्लम के लिए 1967 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया। तो वाकई में ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया तो उसने कुछ हद तक, देखिए हमने दिया कि प्रोमिस्ड मच, बहुत ज़्यादा उसने जो है मतलब दिया, कुछ ना कुछ रिफॉर्म किया, बट इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोवर्सीज, इसका मतलब, लेकिन वह ज़्यादा दूर तक सक्सीड नहीं हो पाया। ठीक है, वह ज़्यादा दूर तक सक्सीड नहीं हुआ। ठीक है, जो हमने वो किया था, अब ये नहीं हो पाया, तो इसके लिए हमको अब करना क्या चाहिए, इसके पास हम लोग के 3 सोल्यूशन है। हमारे पास एक ये जो है न्यू जनरेशन जो रेवोल्यूशन है वो लाना चाहिए। न्यू जनरेशन का मतलब, जैसे आप देखे होंगे जोट्राफा का प्लांट्स, जोट्राफा से आपको क्या मिल जाता है, कुछ मतलब जो आयल वाली होती हैं, आयल सीड्स होती हैं, उन सभी से आयल आपको मिल सकता है। इंडस्ट्रियल एक क्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का हम लोग को जेनी रेवोल्यूशन लाना होगा, न्यू जेन। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज सभी लोग आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप कोई नहीं चाहता है कि हम केमिकल वाला ज़्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर वाला ज़्यादा हम जो है क्रॉप्स यूज करें, नहीं, सभी लोग ऑर्गेनिक क्यों। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, ये दिया हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, हमें इस क्रॉपिंग पैटर्न का डाइवर्सिफिकेशन भी करना होगा, तभी जाकर हम सफल होंगे। तो हमने ये सीख लिया, अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे। थैंक यू।